एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं 2017 का नवंबर का पेपर नंबर 3। इसके पहले के वीडियो में हमने देखे थे 3 प्रश्न, उनको हमने समझा था डिटेल के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न 4 के आगे। प्रश्न 4 जो प्रश्न है वो है आपके पास सूची 1 में आपको दी है अवधारणा और सूची 2 में आपके पास दी हुई है व्याख्या। अवधारणा के बारे में बात करें, पहला दिया है आपको दर्शक केंद्रित प्रतिनिधित्व, दूसरा दिया है प्रत्यक्षीकरण का संरचनावादी दृष्टिकोण, तीसरा दिया है वस्तु केंद्रित प्रतिनिधित्व और चौथा दिया है प्रत्यक्षीकरण का रचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, यहाँ पे जहाँ दृष्टिकोण की बात हो रही है ना, दृष्टिकोण क्या होता है कि मेरा दृष्टिकोण सही है या गलत है ना। दृष्टिकोण मतलब यहाँ आपकी बात हो रही है परसेप्शन से। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण से जो बात होती है ना कि प्रत्यक्ष रूप से जो आप देखते हैं वो क्या क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका परसेप्शन। तो यहाँ दृष्टिकोण का अर्थात उसी परसेप्शन से है और प्रतिनिधित्व का अर्थात यहाँ पे है आपका रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है उसकी बात हो रही है। व्याख्या देखते हैं हमारे पास क्या दी हुई है। व्याख्या की बात करें, व्यक्ति वस्तु जैसी दिखती है उसे वैसा ना देखकर इसके निरूपण का संग्रहण करता है। ठीक है, दूसरा दिया है व्यक्ति किसी वस्तु की संज्ञानात्मक समझ का निर्माण करता है। मतलब मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, कोई वस्तु है उसके अंदर, तो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसी वस्तु की संज्ञानात्मक समझ का निर्माण कर रहा है। तीसरे में दिया है व्यक्ति वस्तु जैसी दिखती है उसका वैसे संग्रहण करता है, मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही मान लिया। ठीक है, और चौथे में क्या दे रहा है आपको, प्रत्यक्षित आकार साधारण संवेदनाओं से बना होता है। ठीक है, प्रत्यक्षित आकार किस तरह से बना है आपका, साधारण संवेदनाओं से बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये सेम उसी टाइप का प्रश्न है जहाँ पे आप एक सवाल को, एक आंसर को आप एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देखना है कि अवधारणा में सी नंबर पे क्या दिया है आपको। सी पे आपको बोल रहा है वस्तु केंद्रित प्रतिनिधित्व। ठीक है, मतलब जो वस्तु है उस पे आपका जो ध्यान है वो केंद्रित है ना, उस टाइप का रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इन चारों में से कहाँ मैच कर रहा है आप बताइए। यहाँ किसकी बात कर रहा है, प्रत्यक्षित आकार। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है व्यक्ति वस्तु जैसी दिखती है उसका वैसे संग्रहण करता है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है इस प्रकार से होगा। दूसरा आपसे बोल रहा है व्यक्ति किसी वस्तु की संज्ञानात्मक समझ का निर्माण करता है, क्या लगता है ये होगा, व्यक्ति वस्तु जैसी दिखती है उसे वैसा ना देखकर उसके निरूपण का संग्रहण करता है। ठीक है, तो क्या है, प्रतिनिधित्व की बात हो रही है हमसे ना, तो क्या है इसका, सी का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। यानी सी के साथ हम क्या मैच करेंगे, सी के साथ हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 1। जैसे ही हम सी के साथ 1 मैच करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको करेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें दर्शक केंद्रित प्रतिनिधित्व की, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, ए के साथ 3 बोल रहा है, यानी कि व्यक्ति जब वस्तु जैसी दिखती है उसका वैसे संग्रहण करता है, मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही मान लिया गया। ठीक है, उसका उसी प्रकार से संग्रहण करेगा। फिर प्रत्यक्षीकरण का संरचनावादी दृष्टिकोण, परसेप्शन का किस टाइप का, संरचनावादी दृष्टिकोण बोल रहा है, स्ट्रक्चरलिज्म वाला बोल रहा है, यानी कि प्रत्यक्षित आकार जो है वो कैसा है, साधारण संवेदनाओं से बना होता है। ठीक है, जो भी आप परसेप्शन से आकार समझते हैं किस तरह से बना है, वो साधारण संवेदनाओं से बना है। और प्रत्यक्षीकरण का रचनात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आपने परसेप्शन किया, आपने किसी चीज को देखा, उसका क्या किया आपने, प्रत्यक्षीकरण किया उसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, डी का 2, यानी कि व्यक्ति किसी वस्तु की संज्ञानात्मक समझ का निर्माण करता है। ठीक है, प्रश्नात्मक दृष्टिकोण, व्यक्ति किसी वस्तु की संज्ञानात्मक समझ का निर्माण करता है। कोई वस्तु है उसके बारे में क्या समझेगा, वो समझेगा कि उसकी संज्ञानात्मक समझ किस बारे में है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 5। ये आपसे कह रहा है गिब्सन के प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत के अनुसार, ऊपर भी प्रश्न देखा हमने प्रत्यक्षीकरण पे, यहाँ भी बोल रहे हैं कि गिब्सन के प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत के अनुसार क्या सही है। पहला आपको दिया है हम वातावरण का प्रत्यक्षता अनुभव करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा दिया है हम प्रत्यक्षतः वातावरण का प्रत्यक्षीकरण नहीं करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता पड़ती है। ये तो कहीं इसी का ही रेसिप्रोकेट कर रहा है। तीसरे में बोलते हैं हम एकल बुद्धि का प्रयोग करते हुए वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। चौथा बोल रहा है हमने जो मस्तिष्क में एकत्रित किया हुआ है उससे अपनी प्रत्यक्षीकरण को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 1। तो गिब्सन ने जो प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत के अनुसार बोला है वो यह है कि हम वातावरण का प्रत्यक्षता अनुभव करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको चिंतन प्रक्रिया
हमको थिंकिंग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हमको सोचने के बारे में नहीं है कि पेड़ है, पौधे है, प्रकृति है, ठीक है। तो हम वातावरण का क्या करते हैं, प्रत्यक्षता अनुभव करते हैं। इसके लिए हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, किसने बोला है, ये बोला है आपके गिब्सन ने, गिब्सन की थ्योरी में। अगला सवाल है, आसान सा सवाल है कि बंडूरा के अनुसार निरीक्षण अधिगम यानी कि क्या बोल रहा है, निरीक्षण अधिगम में अंतर्ग्रस्त प्रक्रियाओं का सही क्रम है। कौन सा सही क्रम होगा आपके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंतर्गत। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंतर्गत क्या सही होगा आपका, सबसे पहले इजी सा आंसर है इसका, ऑप्शन है आंसर नंबर 1। सबसे पहले क्या जाएगा, आपका ध्यान जाएगा, ठीक है। आप किसी वस्तु पे क्या करेंगे, आप पहला आपका क्या जाएगा, ध्यान जाएगा। फिर क्या होगा, उसका प्रतिधारण होगा, ठीक है। फिर क्या होगा उसका, आप कॉग्निटिव रूप से पूर्वाभ्यास करेंगे और फिर सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे, ठीक है। बंडूरा के अनुसार निरीक्षण अधिगम में ये सही क्रम है, ठीक है। पहले क्या होगा, ध्यान होगा, फिर प्रतिधारण होगा, फिर संज्ञानात्मक पूर्वाभ्यास होगा और फिर अंत में सुधारात्मक कार्रवाई होगी, ठीक है। ओके, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो इस प्रकार से समझिए क्या होगा। आप मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, जो रूबिक क्यूब होती है ना, उसमें इस तरह से रंग बने हुए होते हैं। उनको क्या करना होता है, आपको बराबर से मैच करना होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको ये नहीं आता है, ठीक है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं आता, अपने जीवन में कभी भी उन क्यूब्स को जमाया नहीं है 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ओके, सभी रंगों को एक समान कभी आपने नहीं जमाया, ठीक है। तो अब मान लीजिए क्या किया, आपको बिठा दिया बंडूरा के सामने, ठीक है, बंडूरा के सामने आपको बिठा दिया गया और पूछा कि आपसे बनता है, आपने बोला नहीं। बंडूरा साहब ने आपसे कहा कि आप एक काम करिए, आप निरीक्षण अधिगम करिए, ठीक है। हम आपके सामने एक आदमी है मिस्टर एक्स, है ना, ये आपके सामने परफॉर्म करेंगे अभी, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपके सामने क्या करेंगे, 10 बार परफॉर्म करेंगे और बताएंगे किस तरह से ये जो क्यूब है इसको बराबर सभी रंगों को एक साइड में जमाना है, ठीक है। सारी दिशाओं में जो है एक प्रकार के रंग हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको क्या करना है, केवल बैठ के आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए निरीक्षण करना है और सीखना है, ठीक है। आपने कहा हाँ ठीक है मैं ये करूंगी, ओके ठीक है। अब मिस्टर एक्स करते हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, करते 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 जब 10 बार हो जाता है तो 10 बार आपने उसको देख लिया है, ठीक, किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो अब भंडूरा जी आपसे कहते हैं कि अब आपकी बारी है सर, अब आपको ये क्यूब को अलग अलग रंगों में करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको काले रंग करना है, यहाँ पे आपको पूरे पिंक करना है, यहाँ पे पूरा नीला करना है एंड देन यहाँ पे पूरा येलो करना है, ठीक है। ये अब आपसे कहा, तो अब आप क्या करेंगे, आपकी पहली प्रोसेस क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, ध्यान दिया, है ना, कि ध्यान दिया आपने, किस तरह से वो किया गया, चीजें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उसका प्रतिधारण करेंगे, है ना, अपने अंदर क्या करेंगे, उसको प्रतिधारण करेंगे, उसका रिटेंशन करेंगे आप, ठीक है। किस तरह से किया, पहले उसने इस तरह से घुमाया, पहले लेफ्ट घुमाया, राइट घुमाया, दाया घुमाया, फिर यहाँ से ये क्यूब को ऊपर किया, ठीक है। ये क्या करेंगे आप, इसको रिटेंशन करेंगे, जैसे आप मेमोरी में क्या करते हैं, अपनी रिटेंशन करते हैं, है ना। आज से 10 साल पहले एग्जाम में जो एक सवाल पूछा था जिसके कारण आप फेल हो गए, वो कैसे याद रहता है, क्योंकि आपने उसको रिटेंशन किया, आपने ध्यान दिया एंड देन फिर वहां पे क्या होता है, आपका मेमोरी में रिटेंशन होता है, ठीक है। तो वैसा ही रिटेंशन करेंगे आप, है ना, पहले ध्यान देंगे, ध्यान के बाद क्या करेंगे आप, रिटेंशन देंगे, फिर क्या करेंगे, संज्ञानात्मक पूर्वाभ्यास करेंगे, ठीक है। अपने मन में क्या करेंगे आप, संज्ञानात्मक पूर्वाभ्यास करेंगे, ठीक है, अच्छा इस तरह से करना है, ओके। एंड फिर अगर मान लीजिए फिर भी आप करते हैं, ठीक है, और कुछ गलती होती है आपसे, तो क्या करेंगे आप, सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे, ओके ठीक है। तो ये है आपका बंडूरा के अनुसार निरीक्षण अधिगम में अंतर्ग्रस्त प्रक्रियाओं का सही क्रम। तो हमेशा क्या होगा, सबसे पहले आपका डी से ध्यान होगा, फिर आपका होगा प्रतिधारण, फिर आपका होगा संज्ञानात्मक पूर्वाभ्यास और फिर होगा आपका सुधारात्मक कार्रवाई, ठीक है। डीपीएसएस ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ध्यान, प्रतिधारण, संज्ञानात्मक पूर्वाभ्यास और फिर सुधारात्मक कार्रवाई। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न का टाइप है वो हमको मिलता है, यहाँ पे इस टाइप का हमको मिलता है अभिकथन और तर्क का। ए में दिया है अभिकथन और तर्क दिया है आपको आर। अभिकथन ए कहता है, ठीक है, अगर आपने एडवांस लेक्चर 2 या 3 देखा है तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ टॉपिक जो चल रहा है वो किसकी बात हो रही है। ओके, लेविन ने बल देकर कहा था, लेविन ने ये कहा था कि परिहार परिहार द्वंद्व, है ना, परिहार परिहार द्वंद्व। सवाल आपके मन में आएगा परिहार परिहार द्वंद्व क्या होता है। चुपचाप से जाइए एडवांस लेक्चर 2 3 देख लीजिएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी।
परिहार परिहार क्या होता है और दूसरा एक दो और होते हैं, वो कौन से होते हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेविन ने बल देकर कहा था, लेविन ने कहा था कि आपको जो परिहार परिहार द्वंद है, ठीक है, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद क्या है आपका, कॉन्फ्लिक्ट है, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर होते हैं ना, अधिक स्थिर होते हैं। किसका कहा कहना है, ये लेविन का कहना है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा बोल रहे हैं विरोधी बल साम्यता की स्थिति में रहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि विरोधी बल साम्यता की स्थिति में रहते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, जो विरोधी बल है वो साम्यता, साम्यता यानी आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम ये स्टेट में क्यों रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपको ये मालूम पड़ गया कि लेविन ने बल देकर कहा था कि परिहार परिहार द्वंद तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर होते हैं। ठीक है, तो आपको जो ए है ये आपका सही है। ठीक है, लेकिन आर जो है वो बिल्कुल ही गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 ए सही है परंतु आर गलत है। अब लेविन कौन था, कैसे था, ये आगे वाले लेक्चर्स में मालूम पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है ये आपको अच्छे से मालूम है। ओके, अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे आपको दी हुई है अवधारणा, आंतरिक अभिप्रेरण, उपलब्धि अभिप्रेरण, स्वबाधक और संवेदन आतुर। मैं आज बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं संभवतः अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाऊंगा। मुझे अत्यधिक तेजी से ड्राइव करना पसंद है, भले ही उसका परिणाम चाहे जो हो। कठिन कार्यों को निपुणता से करना और उत्कृष्टता के उच्च मानकों को पूरा करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ, मुझे ये अत्यधिक पसंद है, मैं इसके लिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय से समय निकालता हूँ। ठीक है, ये हैं आपके 4 ऑप्शन, इनको आपको मैच करना है इनके साथ। ठीक है, ये तो इजी सा सवाल है, आप इसको इजीली मैच कर लेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है क्या ध्यान रखना है, एक ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करना है ट्राई करने का। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे इजी क्या लग रहा है आपको, सबसे इजी 2 चीजें लग रही है आपको, वो है यहाँ पे आपका उपलब्धि अभिप्रेरण अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, या फिर आपका आंतरिक अभिप्रेरण ये भी इजी है, स्वबाधक ये भी इजी है। मान के चलते हैं संवेदन आतुर आपको नहीं मालूम। ठीक है, संवेदन आतुर क्या होता है ये आपको नहीं मालूम, लेकिन स्वबाधक क्या होता है, आप खुद को क्या कर रहे हैं, बाधा दे रहे हैं कुछ किसी कारण से। ठीक है, फिर उपलब्धि अभिप्रेरण आपको मालूम है नीड फॉर अचीवमेंट, और फिर आंतरिक अभिप्रेरण यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम आपके स्वबाधक को देखें या उपलब्धि अभिप्रेरण को देखें। ठीक है, दोनों ही चीजों को देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं स्वबाधक। स्वबाधक क्या है कि आप खुद के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं बिना किसी कारणवश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाधा कहाँ दिख रही है बताइए, ऑप्शन चारों में सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1, ये बोल रहा है मैं आज बहुत अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं संभवतः अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्या होता है आपका है एग्जाम, उस दिन क्या होता है आपको आ जाती है बुखार। ठीक है, बुखार फिर भी आपको एग्जाम देने तो जाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं स्वबाधा दे देते हैं खुद को, स्वबाधक बन जाते हैं और क्या बोलते हैं कि आज शायद मैं एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक किसी प्रकार का ये अचीवमेंट मोटिवेशन तो नहीं है, और ना ही ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ना ही आंतरिक अभिप्रेरण प्रेरण है ना। संवेदन की बात तो छोड़ दीजिए अभी, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्या है स्व सेल्फ हैंडीकैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे ना, खुद को बाधा दे रहे हैं कि मुझे मालूम है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ इसलिए आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सी के साथ जैसे ही आप 1 मैच करते हैं आप ऑलरेडी अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। सी के साथ 1 यानी कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अब हम बाकियों को भी देख लेते हैं, ये मैच कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। फिर आपको ए के साथ जाना है 4 में, आंतरिक अभिप्रेरण क्या होगा, मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ, मुझे यह अत्यधिक पसंद है, मैं इसके लिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय से समय निकालता हूँ। बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। ठीक है, तैरना आपका काम नहीं है। ठीक है, तैरने के लिए आपको नहीं बनाया गया है। ठीक है, लेकिन तैरना आपको पसंद है, खेलना आपको पसंद है ना, या जॉगिंग करने जाना आपको पसंद है, या फिर आपको घूमने जाना पसंद है, ये सब क्या है, ये आपकी पसंद है। आप क्या काम करना है, मेन आपका पढ़ाई है ना, मेन प्रायोरिटी क्या है आपकी, पढ़ाई करना। लेकिन आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, आंतरिक अभिप्रेरण के कारण क्या करते हैं आप, कि आपको पसंद है इसलिए आप जा रहे हैं। ठीक है, तो ए के साथ 4 मैच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट उपलब्धि अभिप्रेरण की। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, कठिन कार्यों को निपुणता से करना और उत्कृष्टता के उच्च मानकों को पूरा करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है ना। जो भी टफ टास्क है हमको क्या करना है, मुझे 100% एफिशिएंसी के साथ करना है, निपुणता से करना है ना, और उत्कृष्टता के उच्च मानकों को पूरा करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ये तो केवल और केवल किससे हो सकता है, उपलब्धि अभिप्रेरण से हो सकता है। सी के साथ ऑलरेडी देख लिया हमने,
सी के साथ आपका 1 है एंड डी के साथ आपका क्या जाएगा, संवेदन आतुर के साथ क्या है, मुझे अत्यंत तेजी से ड्राइव करना पसंद है भले ही इसका परिणाम चाहे जो हो। ठीक है, तो आप अपनी बाइक को 120 की बजाय 200 पे भगाएंगे ना, भले ही इसका परिणाम जो भी हो। तो ये किस प्रकार की अवधारणा है, ये आपकी संवेदन आतुर अवधारणा है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि उन व्यक्तियों की पहचान की परिस्थिति जो अपने जीवन को दिशा देने के लिए मूल्यों और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो क्या संज्ञा दी जाती है। इन लोगों को किस प्रकार की संज्ञा दी जाती है, ऐसे व्यक्ति जो क्या कर रहे हैं, पहचान की परिस्थिति। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों की पहचान की परिस्थिति जो अपने जीवन की दिशा देने के लिए, है ना, अपने जीवन को दिशा देने के लिए क्या कर रहे हैं, मूल्यों वैल्यूज को और गोल्स को क्या कर रहे हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस तरह से प्रयास करें उसके क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करें, बी करें, सी करें, जॉब करें, एग्जाम दें या ना प्राइवेट नौकरी करें, उनको क्या संज्ञा दी जाती है, ये मालूम नहीं होगा आपको, चुपचाप इसको आप क्या करिए, इसको आप नोट कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। इसे कहते हैं हम अधिस्थगन, है ना, अधिस्थगन, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम मोराटोरियम। ठीक है, ओके, ध्यान रखिए इस बात का, आगे आने वाले लेक्चर्स में क्लियर कर देंगे। अभी के लिए आपका काम का जो चीज है, इसलिए आपको ब्लैक पेन से दिखा रहे हैं। थर्ड नंबर अधिस्थगन, इसको याद कर लीजिए। ऐसे व्यक्ति जो क्या कर रहे हैं, पहचान की परिस्थिति जो अपने जीवन को दिशा देने के लिए मूल्यों और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, किस प्रकार की संज्ञा देते हैं, अधिस्थगन की संज्ञा देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इसका आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, इसको ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है एडवांस बैच के बेनिफिट वीडियो में। ठीक है, तो वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। 11th का आंसर भी आपको मालूम है, इसको भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो जाके अगर नहीं देखा है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, नीचे जाके आप लिंक में देख सकते हैं, और नहीं मिल रही है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, है ना, और वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपको जो पूछा था लास्ट वीडियो में, सेम वीडियो में जहां पे इसके आंसर्स बताए थे और पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था क्या क्या होता है ये सब। ठीक है, वही सवाल पूछा था आपसे कि विकास महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव के साथ इंटरेक्शन करके विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी का फलाफल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। यहाँ पे ये कह रहे हैं, एक व्यक्ति जब यह कहता है कि वह अक्सर अपने शरीर से ऊपर अलग अनुभव करता है, ठीक है, तो यह निम्न में से किसका उदाहरण है। ऐसा व्यक्ति जो क्या कह रहा है कि वह अपने शरीर से ऊपर अलग अनुभव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये है आपका सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अव्यक्तीकरण, जब भी क्या होगा, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है एक्स ए बी सी, वो ये कहेगा कि वह अपने शरीर से ऊपर अलग अनुभव करता है, इसे क्या कहते हैं हम, अव्यक्तीकरण। ठीक है, पहले आप ये समझिए पर्सनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और इसी के सामने आप लगा देंगे डीपर्सनलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिकरण की जगह क्या हो जाएगा, इसका अव्यक्तीकरण हो जाएगा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा टफ सवाल है, अभी के लिए आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, आगे लेक्चर्स में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांतों की विशेषता है। व्यक्तित्व में यानी आपकी पर्सनैलिटी, है ना, कि मानवतावादी सिद्धांत मतलब कौन सी अप्रोच की बात हो रही है, यहाँ पे ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है। ठीक है, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है कि मानवतावादी सिद्धांतों की विशेषता है किसके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, तो व्यक्तित्व के बारे में मानवतावादी सिद्धांतों की क्या विशेषता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए, मानव स्वभाव के बारे में आशावादी विचार रखना। कौन सी अप्रोच की बात कर रहा है, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच की। ठीक है, दूसरा आपको बोल रहा है वैयक्तिक दायित्व पर जोर देना। तीसरा बोल रहा है भूतकाल की बजाय वर्तमान पर बल देना। और चौथा बोल रहा है ऐसी मान्यता रखना कि नियति मानवीय व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अवधारक है। अरे अरे अरे, क्वेश्चन मार्क स्टार होना चाहिए यहाँ पे। ऐसी मान्यता रखना कि नियति मानवीय व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अवधारक है, ये बात तो कभी हुई ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये बात तो ह्यूमैनिस्टिक में कभी हुई नहीं इसके अंदर कि जो नियति है वो बताएगी मानव व्यवहार का किस प्रकार से काम करेगा या क्या नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट करते हैं, डी नहीं है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर 2 कट गया, ऑप्शन नंबर 4 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या बचे, आपके पास या तो ए बी है या ए बी सी है। ठीक है, आपको ये तो मालूम पड़ गया इसमें से कि ए बी है और ए बी है। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या करना है हमको, सी सही है या नहीं। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं बात को। जैसे ही आपने डी को एलिमिनेट किया, आप ये समझ गए कि
सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि इसमें डी है। अब आपको सर्च करना है 1 और 3 में से। अब यहाँ क्या दे रहा है, या तो ए बी, मतलब ए और बी तो सही है। आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है कि ए बी और सी, मतलब सी ऑप्शन भी सही है या नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, भूतकाल की बजाय, मतलब पास्ट की बजाय वर्तमान पर बल देना। ठीक है, प्रेजेंट पे बल देना, पास्ट की बजाय प्रेजेंट पे बल देना। तो क्या ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का है? हाँ जी बिल्कुल है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, केवल ए बी और सी, यानी ए भी सही है, बी भी सही है एंड सी। अगर आपको मान लीजिए ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, तो आपने केवल सी को एलिमिनेट किया कि क्या हम पास्ट की बजाय प्रेजेंट पे जोर देते हैं मानवतावादी सिद्धांतों में व्यक्तित्व के, तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन होता है करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर 3, केवल ए बी और सी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ठीक है, सेकेंड पार्ट का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में नोम चॉम्स्की के कार्य को निरूपित किया गया है। 1 2 3 4 रूप में इसको निरूपित किया है। दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनना है आपको। ठीक है, ओके। वे स्वयं को डेकार्टीय भाषाविद मानते थे। उन्होंने वाक्य विन्यास का विश्लेषण किया। उन्होंने रूपांतरणीय व्याकरण के बारे में लिखा। उन्होंने यर्किश नामक कृत्रिम भाषा का अन्वेषण किया। आपने इतना सब पढ़ा है नोम चॉम्स्की के बारे में। ठीक है, अब बताइए, कोई साइकोलॉजिस्ट है ना, कोई मनोवैज्ञानिक कोई भाषा बनाएगा, क्यों बनाएगा कोई भाषा को? ठीक है, क्या उसके पास इतना समय है कि वो बैठ के कृत्रिम भाषा बनाएगा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनाएगा? उसका नाम भी क्या रखेगा, यर्किश रखेगा। उसको रखना ही होता तो अपने नाम पे रखता, नॉम भाषा या चॉम्स्की भाषा। ठीक है, तो क्या किया आपने, ऑप्शन नंबर डी फिर से अगेन एलिमिनेट हो रहा है हमारा, है ना। आप ही बताइए कि अगर हम पढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी, तो हम जाके किसी पहाड़ पे चढ़ने का वीडियो क्यों बनाएंगे? ठीक है, इसी प्रकार की बात है कि आप साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं एंड देन आपने कोई भाषा डेवलप कर दी, है ना। इतना समय कहाँ होता है? ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत है, ये आप समझ गए। फिर भी हम देखते हैं बाकी के ऑप्शंस को क्या क्या बोल रहे हैं। वे स्वयं को डेकार्टे भाषाविद मानते थे। उन्होंने भाषा पे इतना काम किया था, सही बात है। उन्होंने वाक्य विन्यास का विश्लेषण किया, 100% सही बात है। उन्होंने रूपांतरणीय व्याकरण के बारे में लिखा, ये भी ठीक है। यानी ए बी सी करेक्ट है हमारा, डी इज द रॉन्ग। तो डी हमको कहाँ कहाँ दिख रहा है, डी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। आंसर तक तो आप ऑलरेडी शुरू के 10 सेकंड में ही पहुंच गए थे, जैसे आपने देखा यर्किश भाषा। और फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, हमने इन तीनों को भी चेक किया, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए बी और सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो इस वीडियो में कवर किया हमने 15 प्रश्न तक। 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, 15 प्रश्न तक हमने कवर कर लिया आपके 2017 का पेपर नंबर 3। ठीक है, ओके। अगले वीडियो में मिलते हैं, तीसरे वीडियो में मिलते हैं और इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हमारे नेट JRF के कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9826992769 इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। प्लीज डोंट कॉल, क्लासेस चलती रहती है, रिकॉर्डिंग होती रहती है, तो ट्राई टू अवॉइड कॉल। पहले व्हाट्सएप में हाई करें एंड देन वी विल कॉल यू बैक। ओके, बाय, टेक केयर।